हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और देन हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करता है, इसको स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो का जो नोट्स है ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो होता है ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये क्या होता है तो इसको एक बार समझ लीजिए कि सपोज कोई सिस्टम है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ये जनरली ये तीन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। अगर गैस के मॉलिक्यूल है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसका कुछ प्रेशर होगा P1 V1 T1 सपोज मान लो इसका है। यहाँ पर P2 V2 T2 है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक वेरिएबल को आप डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के टर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर दें तो वो जो इक्वेशन मिलता है उस इक्वेशन को बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपको मिलेंगे, एक इंटरनल एनर्जी U के लिए और एक इंथैल्पी H के लिए। तो सबसे पहले मैं U के लिए डिराइव करूँगा, देन मैं आपको H के लिए बता दूंगा। तो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं हम कि इंटरनल एनर्जी जो U है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। तो इसका जो टोटल डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, du इजकल टू du/dv एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी वी प्लस du/dt एट कॉन्स्टेंट v इंटू डी टी। क्लियर है? अच्छा, आपको ये पता है कि ये क्या है, CV है, du/dt एट कॉन्स्टेंट v। और ये आपको नहीं पता है, ये एक्चुअली देखिए इंटरनल एनर्जी U, ठीक है, और वॉल्यूम है। तो ये जो आपका डायमेंशन देता है ये प्रेशर का डायमेंशन देता है। तो इसलिए इसको पाई टी लिखा जाता है। पाई टी ये सिंपली प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसका डायमेंशन सिमिलर है जो इसका डायमेंशन है। तो ये इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी यू होती है तो ये इंटरनल प्रेशर होता है। और ये क्यों होता है, ये गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन, डी यू इजकल टू पाई टी डी वी प्लस सी वी डी टी। ठीक है, अब फॉर ए परफेक्ट गैस U इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। तो अगर परफेक्ट गैस है तो उसके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी का जो है वॉल्यूम के साथ जो वेरिएशन होगा वो जीरो होगा, मतलब पाई टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर वहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेंट है, ठीक है, तो अगर रियल गैस का मॉलिक्यूल है सपोज, और उसमें अट्रैक्शन हो रहा है तो सपोज उसका वॉल्यूम ये है, हाँ, वहाँ पर बहुत मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट है। अब अगर इसके वॉल्यूम को आप अगर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल के बीच में रैंडम कोलिजन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। हाँ, तो अगर अट्रैक्शन डोमिनेट होगा रियल गैस में तो उसकी इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर रिपल्सन डोमिनेट होगा, अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल पास पास जाएंगे ही नहीं, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वॉल्यूम के साथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है? और इसी को मैंने ग्राफ में यहाँ पर बता दिया आपको। देखो, परफेक्ट गैस के लिए पाई टी जीरो हो गया, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट है तो ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर रिपल्सन डोमिनेट है तो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाते हैं। अब जो ऊपर का इक्वेशन था इसको मैंने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 1 को इसको dt से डिवाइड कर दिया, du/dt कर दिया, और फिर देन इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, du/dt एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू पाई टी dv/dt एट कांस्टेंट p प्लस cv, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा होता है ये 1/v dv/dt एट कांस्टेंट p होता है, और बीटा जो था वो हमारा ये था। ठीक है, -1/v dv/dp एट कांस्टेंट t। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इसको एक्सपेंशन कोफिशिएंट के टर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से अल्फा v इज इक्वल टू dv/dt एट कांस्टेंट p, तो ये इस फॉर्मेट में इक्वेशन हमको मिल गया। अब मैंने अभी बताया कि फॉर परफेक्ट गैस ये क्या होगा, पाई टी जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और
डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी यहाँ पर दिखा रहा है कि ये सी वी है, ठीक है। अगर पाई टी जीरो हो गया तो डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू सी वी होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी सी पी होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं और ये हमको मिल रहा है यहाँ से, क्लियर है, ठीक है। देन हम लोग सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो सी पी क्या होगा, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, सी वी क्या होगा, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। लेकिन ये आप देखो एच बराबर यू प्लस पी बी, ठीक है, यहाँ से हो गया। तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारा आइडियल गैस के लिए होता है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या किए, एच की जगह पर हमने चेंज कर दिया यू प्लस एन आर टी। तो ये डी यू बाई डी टी हो गया एट कॉन्स्टेंट पी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, देख लो आप, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल हो गया, हाँ। और उसके बाद आपको सिर्फ डी एन आर टी बाई डी टी, तो टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो सिंपल एन आर मिल जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए ये मिल जाएगा। उसके बाद इन जनरल किसी भी गैस के लिए जो सी पी माइनस सी बी होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर टी वी अपॉन में बीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और अल्फा आइडियल गैस के लिए 1/t होता है और बीटा 1/p होता है। तो अगर आप आइडियल गैस का यहाँ पर रखोगे तो ये सिंपल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा सी पी माइनस सी बी इक्वल टू एन आर में, ठीक है। लेकिन आप रियल गैस के लिए निकालोगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, हाँ। तो यहाँ पर मैंने देखो ये कैलकुलेट किया है कि सी पी माइनस सी बी बराबर ये आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये मैंने डेराइव किया है इस इक्वेशन को, ठीक। तो ये आप देखो पहले सी पी माइनस सी बी कर दिए, तो डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी कर दिया आपने, और सी बी तो हमें पता ही है। और फिर इस एच को हमने यू और पी वी के टर्म में एक्सपेंड कर दिया, तो हमको ये मिल गया, ठीक है, ठीक। तो डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी ये हमने ऑलरेडी मिला हुआ है हमको, हाँ। तो ये मैंने वहाँ ऊपर से उठा करके क्वेश्चन नंबर 3 से उठा करके यहाँ पे रख दिया इसकी वैल्यू, और देन हमें डी पी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो अगर एट कांस्टेंट पी कर रहे हो तो यहाँ पर आइडियल गैस के लिए अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो पी बी इक्वल टू एन आर टी, ये मैंने आगे किया हुआ है, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 1/v डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है। तो सिंपल आपको डी वी बाई डी टी की जो है वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू आप उठा करके उस इक्वेशन में ऊपर रख दोगे तो ये आपका इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि डी यू इक्वल टू जो है, डी यू का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है वो ये होता है, ठीक। तो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो अगर आप डी वी से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को तो ये इस फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो यही मैं बोला कि ये जो है आपका होता है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, जहाँ पर प्रेशर को हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के टर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ एंट्रोपी है, यहाँ इंटरनल एनर्जी है, क्लियर है, ठीक है। अब फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये हमने चेंज कर दिया, डी पी बाई डी टी रख दिया, तो ये सिंपली ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आप थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी का थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक। उसके बाद आप सी पी माइनस सी वी का यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकालोगे तो आपको मतलब वही चीज़ मिलेगा। फाइनली आपको जो है जो इक्वेशन 5 और 4 में मिला है, जैसे यहाँ पे पाई टी की वैल्यू मिल गई, ये पाई टी उठा करके आपने इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया, देन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको ये मिलेगा, क्लियर है, ये चीज़ मिलेगी आपको। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, तो अब यहाँ पर इसको चूँकि हमको क्या है कि अभी हम लोग ये अल्फ़ा वी टी डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। तो अब देखो वी का हम वी जो है 3 वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। तो वी को हम मान ले रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। तो यहाँ पर एक टोटल डिफरेंशिएशन डी वी हो जाएगा इसका वी का, तो ये क्या होगा डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ये डी वी 0 होगा, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा इक्वेशन। उसके बाद आप डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू जो है इस टर्म में निकाल सकते हो, क्लियर है,
ये आपको मिल जाएगा। तो आप देखो डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, हाँ ये आपको पता है कि क्या होता है। तो सिंपल आप अल्फ़ा भी डिवाइडेड बाई बीटा भी इज इक्वल टू आपका हो गया डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी। तो यही वैल्यू आप उठा करके ऊपर रख दो डी पी बाई डी टी की जगह, तो ये आपको अल्फ़ा और बीटा के टर्म में एक रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया पहला थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब दूसरा हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट इंथैल्पी के टर्म में निकालेंगे। तो पहले हमने इंथैल्पी का जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया, डी एच इजक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। आपको ट्रिक याद ही होगा, मुझे उम्मीद करता हूँ। हाँ, तो डी एच इजक्वल टू ये हो गया। देन इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया डी पी से पूरे इक्वेशन को, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद ये मैक्सवेल रिलेशन से हम डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी को हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, माइनस डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। हमें एंट्रोपी के टर्म में नहीं लिखना है, एक्चुअली हमको इसको वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में ही लिखना होता है। ठीक है, तो फाइनली हमने ये इक्वेशन निकाला। तो आप ये देखो, ये इंथैल्पी का थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जहाँ पर वॉल्यूम को आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ U एंड H। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखो आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए आप अलग अलग निकालो। ठीक है, तो पाई टी इजक्वल टू क्या होगा, आप देखो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी निकालना है, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी निकालना है। यहाँ पर आइडियल गैस के लिए भी निकालना है, रियल गैस के लिए भी निकालना है। तो आइडियल गैस का इक्वेशन आपको पता है, पी बी इजक्वल टू आर टी होता है। तो सिंपल आप ये निकाल लोगे, डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो ये तो आर बाई वी आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखो ये आइडियल गैस के लिए आपने निकाला पाई टी, हाँ तो ये मिल गया आपको 0, और रियल गैस के लिए आपने निकाला तो ये ए बाई वी स्क्वायर मिला। ठीक है, आप करके देखो इसको। ठीक है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप करके देखो, सॉल्व करके देखो। ठीक है, ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट पे आपको फोकस करूँगा। ठीक, उसके बाद इंथैल्पी के केस में आ जाओ। आइडियल गैस के लिए मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप रियल गैस के लिए भी निकाल के बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितना होगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सी पी माइनस सी वी, हाँ ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, जनरल रिलेशन होता है। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू होता है टी डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो सिंपल ये आपको कैसे मिलेगा, आप इंट्रॉपी एस को मान लो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, फिर उसका टोटल डिफ्रेंसिएशन कर दो आप। ठीक है, तो और आप देखो सी पी क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो एच की जगह मैंने रख दिया टी डी एस। क्लियर है, होता है तो वो रख दिया, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद मैंने फर्दर इसको सॉल्व कर दिया, ये यहाँ इक्वेशन था ना डी एस को डी टी से डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशन को एट कॉन्स्टेंट पी पे कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, इसको डी टी से डिवाइड कर दिया और पी कांस्टेंट कर दिया, तो ये आपको मिल गया क्या, ये इक्वेशन मिलेगा। इसमें टी से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया सी पी आपका, और ये टी डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी ये आपका हो जाएगा सी वी। हाँ, उसके बाद प्लस टी डी एस बाई डी बी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो आपको सिंपल ये मैक्सवेल रिलेशन लगा करके डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इसकी वैल्यू को चेंज करना है। ठीक, और ये आपका हो गया सी वी, तो सी पी माइनस सी वी ये हो गया, और अल्फ़ा टी वी डी एस बाई ये आपका हो गया, देखो डी एस बाई डी बी एट कॉन्स्टेंट टी। और ये हम लोग जानते हैं कि मैक्सवेल रिलेशन से ये होता है कि डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इजक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक, और इसको आप दूसरे फॉर्मेट में चाहो तो एक्सपेंड कर लो, हाँ मतलब इसको फर्दर p को v से पहले डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर देन v को इधर भी डिफ्रेंशिएट करके t के साथ कर दो, तो ये इस फॉर्मेट में कर सकते हो आप। देन आपको अल्फ़ा की जगह पे आपको ये पुट करना है पूरे इक्वेशन को यहाँ पर। ठीक है, डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी की जगह ये वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, देन आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा।
क्लियर है। तो ये इस पे आप लोग बहुत प्रैक्टिस करो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल सेक्शन में इसमें ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंट्रॉपी पे आते हैं। इंट्रॉपी मतलब क्या जानते हैं हम लोग, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इंट्रॉपी चेंज क्या होता है कि जैसे हम किसी सिस्टम को अगर हीट देते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल मान लो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इसके बाद हीट देने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ऑर्डर्ड मोशन था, यहाँ पर क्या होता है रैंडम मोशन करने लगते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इंट्रॉपी चेंज कितना हो रहा है इन द रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सपोज कि हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कोई सिस्टम जा रहा है, अगर उसको हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो उसकी इंट्रॉपी चेंज कितनी हो रही है। तो डी क्यू इजकल टू क्या होता है इक्वेशन, डी यू प्लस पी डी वी होता है, ठीक है। अब आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इजकल टू आर टी होता है। तो इसको आप टोटल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ये क्या होगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इजकल टू आर डी टी, ठीक, ये हो गया। तो आप यहाँ से देखो कि इसको आप डी क्यू को ये आप यूज कर सकते हो डी एस में। तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टी, ठीक। तो डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको डी यू की जगह पे लिख सकते हो सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ठीक है। अब सी वी डी टी ये हो गया और पी डी वी की वैल्यू आप यहाँ से उठा करके रख दो, ठीक। तो पी डी वी इजकल टू कितना होगा, ठीक है, पी डी वी इजकल टू हो जाएगा आर डी टी माइनस वी डी पी, ये आपने रख दिया यहाँ पर, देन इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, लिमिट लगा दिया मैंने, हाँ, T1 से T2 और P1 से P2। तो सी वी प्लस आर ये आपका सी पी होता है, तो ये सिंपली आ जाएगा डेल्टा एस इजकल टू सी पी एल एन T2 बाई T1 माइनस आर एल एन P2 बाई P1। क्लियर है, अच्छा चलिए भाई, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ टी एंड वी, अगर आपको अभी ये टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में निकाला, आप वॉल्यूम में भी निकाल सकते हो, सिंपल सेम यहीं पे रखो इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर पी वी इजकल टू आर टी होता है, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ये रिप्लेस किया था ना प्रेशर के टर्म में, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे वॉल्यूम के टर्म में कर देंगे, ठीक। तो सिंपली ये आप कर सकते हो अपने आप, हाँ आप कर लो। देन आपको बस एक चेंज मिलेगा क्या कि सी वी एल एन टी टू बाई टी वन आएगा, हाँ जब आप वॉल्यूम पे करोगे तो, और प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन आएगा। क्लियर है, मतलब अगर आप प्रेशर के टर्म में करोगे तो सी पी एल एन टी टू बाई टी वन आएगा प्लस माइनस आर एल एन पी वन बाई पी टू, ठीक, वो मिलेगा और यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक। उसके बाद आप आ जाओ फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या होता है कि T1 अगर T2 के इक्वल होगा तो आप देखो कि यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल आर एल एन वी टू बाई वी वन मिल जाएगा, जबकि ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन से, माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन, ठीक। तो ये मिल जाएगा आपको, क्लियर है। तो ये आपको मिल जाएगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस देखो P1 और P2 अगर कांस्टेंट हो गए तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल सी पी एल एन टी टू बाई टी वन मिलेगी। जबकि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो V2 और V1 जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा एस जो है क्या हो जाएगा, सिर्फ सी वी एल एन टी टू बाई टी वन होगा। क्लियर है। अब देखते हैं इंट्रॉपी चेंज इन द रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सपोज हमारे पास कोई वाटर सिस्टम है, इसका आइस में हो रहा है, ठीक है, मतलब ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। तो लिक्विड है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो सॉलिड हो रहा है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। तो अगर चूंकि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो जितना केमिकल पोटेंशियल ये यहाँ से यहाँ जा रहा होगा उतना ही इधर से इधर आ रहा है, मतलब जो डेल्टा जी का चेंज है वो 0 होगा, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो अब हम जानते हैं कि डी जी का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो वी डी पी माइनस एस डी टी होता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और प्रेशर भी कांस्टेंट होगा तो डी जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया, तो डेल्टा एस वैल्यू डेल्टा एच बाई टी मिल गया हमको। क्लियर है। उसके बाद आप इसको जैसे आपको एंट्रोपी निकालना है, ठीक है, आप मान लो सॉलिड से वॉल्यूम स्टेट में जा रहे हो तो कैसे निकालोगे आप, और ये 273 केल्विन से आप 373 केल्विन तक जाना है। तो सबसे पहले देखो वाटर सॉलिड होगा
273 केल्विन पे, तो ये सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर लिक्विड में, और सेम टेम्परेचर रहेगा 273 पे, और ये फेज ट्रांजिशन होगा तो डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा एंट्रोपी। उसके बाद अब ये 273 लिक्विड जो है पहले 373 लिक्विड में पहुँचेगा, क्लियर है। तो इसके लिए आप लगाओगे यहाँ पर, चूँकि टेम्परेचर डिफरेंट है तो CpLnT2 लगेगा, क्लियर है। उसके बाद 373 जो लिक्विड का है, लिक्विड ये कन्वर्ट होगा वेपर में, और ये फिर से फेज ट्रांजिशन होगा तो डेल्टा एच बाई टी लगेगा, क्लियर है। तो इस तरह से तीनों का सम होगा इंट्रॉपी टोटल। अच्छा, अब इंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मान लो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आइडियल गैसेस हैं, उनको हमें आपस में मिक्स करना है, तो ओवरऑल प्रोसेस में इंट्रॉपी, मिक्सिंग ऑफ इंट्रॉपी कितना होगा ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर आइडियल गैस की अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। और डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है, ठीक, क्योंकि जो आइडियल गैस है उसकी जो इंथैल्पी होती है या इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड ही करती है। तो चूँकि डेल्टा टी जो है ये टी कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी जीरो होता है और dp जीरो होता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि आइडियल गैस की मिक्सिंग में क्या होता है। तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और गैस वहाँ पर आइडियल बिहेव करती है, और डेल्टा एस मिक्सिंग जो है पॉजिटिव होता है, जबकि डेल्टा जी मिक्सिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो कैसे निकालते हैं इसको ज़रा आप देख लो एक बार। देखो, जो इंट्रॉपी होती है इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं हमें पता ही है अभी, डी एस इजक्वल टू सी बी डी टी बाई टी प्लस आर डी बी बाई वी, ये हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो वहाँ से हमने निकाल लिया सिंपल कि इंट्रॉपी क्या होगा, सी बी एल एन टी प्लस आर एल एन भी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एस जीरो, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं है। उसके बाद सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है और वी इजकल टू आर टी बाई पी होता है। तो आप इस इक्वेशन को और एलेबोरेट कर सकते हो, यहाँ पर वी की जगह पे ये पुट कर सकते हो आर टी बाई पी, और आप यहाँ पर जैसे सी बी है तो सी बी को आप यहाँ लिख सकते हो सी पी माइनस आर। तो इधर इसको और फर्दर एलेबोरेट कर देते हैं हम, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्रेशर भी चेंज नहीं होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है। तो आप देखो फाइनली जो एंट्रोपी का हमारे पास फार्मूला आया वो सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो मिला हमको, ठीक। तो ये हमारा एग्जैक्ट एंट्रोपी का, किसी अगर कोई एक गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो एक मॉलिक्यूल का जो एंट्रोपी होगा वो ये इतना होता है एंट्रोपी। तो आप जितने सपोज मान लो हमारे पास N1 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनका जो है प्रेशर P1 है, N2 टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं उनका प्रेशर P2 है, N3 के P3 हैं, ठीक है। सब मॉलिक्यूल का डिफरेंट प्रेशर है, उनके मतलब कई मॉलिक्यूल, जैसे मान लो N1 वाला जो मॉलिक्यूल है A टाइप का उसके 10 मॉलिक्यूल हैं, इसके B वाले के 50 हैं, इसके 60 हैं। तो सबका एंट्रोपी पहले सम करेंगे, ठीक है, एक गैस के एंट्रोपी का सम करेंगे, देन जितना है उसमें से हम माइनस करेंगे दूसरे गैस का, ठीक है। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है तो एक गैस A लेते हैं, दूसरा गैस B लेते हैं, इसमें जितने मॉलिक्यूल हैं इन सब की एंट्रोपी का सम करेंगे और इसमें भी सम करेंगे, देन इसमें से हम इसको घटा देंगे, क्लियर है, ठीक। तो हमने ये निकाल लिया एक मॉलिक्यूल का समिशन। अब देखो एक गैस के मॉलिक्यूल हैं एक टाइप के, तो उनका सबका जो एंट्रोपी होगा वो समिशन हो जाएगा एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो, क्लियर है। अब एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालना होगा, आप एक मॉलिक्यूल का निकाल लिए माइनस दूसरे मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे जब आप, तो ये फाइनली आपको देगा इक्वेशन डेल्टा एस मिक्सिंग का माइनस आर समिशन ओवर एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ गेट एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो हर बार क्वेश्चन इससे आता है और हर बार बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये आपका अगर दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, अगर उनका नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, तब आप यहाँ पर Ni की जगह पर xi यूज करोगे, ठीक है, समिशन ओवर xi ln xi। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल 1 से ज़्यादा है तो आप समिशन ओवर Ni ln xi यूज करोगे,
क्लियर है, ये मैंने लिख दिया है। फॉर ए 1 मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर समेशन ओवर XI और NI दोनों इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर XI यूज करोगे आप। ठीक है, अब उसके बाद देखो डेल्टा एस मिक्सिंग तो आपको मिल गया, -R समेशन ओवर XI ln XI 1 मोल के लिए है और n मोल के लिए NI ln XI होता है। अब ऐसे ही डेल्टा जी मिक्सिंग आप निकाल सकते हो। अब चूंकि डेल्टा एच मिक्सिंग तो ये 0 होता है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग आपका सिंपली क्या हो जाएगा, -T डेल्टा एस मिक्सिंग, तो यहाँ से आपने निकाल दिया RT समेशन ओवर NI ln XI। ठीक, तो ये आपका डेल्टा जी मिक्सिंग हो गया। उसके बाद आपका गीस पैराडॉक्स है। ये क्या होता है कि अगर सेम गैस का डिफरेंट मोल मिला रहे हैं हम आपस में, तो उनका जो इंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे अगर H2 मॉलिक्यूल है, अगर उसी के हम मोल को अगर हम ऐड कर रहे हैं, चाहे डिफरेंट मोल ऐड करें, तो उसके इंट्रॉपी में कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, फॉर द 2 कंपोनेंट, अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो उसका जो इंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग होगा वो मैक्सिमम होगा अगर दोनों का हम मोल फ्रैक्शन जो है मोल फ्रैक्शन अगर हाफ होता है तो। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा जी मैक्सिमम होगा जब दोनों का मोल फ्रैक्शन जो है वो हाफ होगा। क्लियर है, इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो, जब ये मोल फ्रैक्शन 0.5 के आसपास है तो डेल्टा एस मिक्सिंग बाई NR ये मैक्सिमम है। क्लियर है, और ये x1 इधर है, इसका हाफ है, और ये x2 इधर है, इसका हाफ है। क्लियर, तो ये रिवर्स बाउल शेप का जो है आपको कर्व मिलता है इन केस ऑफ इंट्रॉपी। लेकिन अगर आप गिव्स फ्री एनर्जी की टर्म में बात करोगे आप, तो ये मिलेगा डेल्टा जी मिक्सिंग के फॉर्म में, तो ये आप नॉर्मल बाउल फॉर्म का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम, यहीं पर जो है ये मैक्सिमम होता है। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक टर्म छूटा था कि DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, और DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि अगर हम कोई क्या होगा कि हीट हमारा सराउंडिंग से दिया जाएगा, तो ये जो सराउंडिंग का इंट्रॉपी चेंज होगा वो -DQ रिवर्सिबल बाई T होगा, जबकि सिस्टम का होगा जो DQ रिवर्सिबल बाई T होगा। तो ओवरऑल जो हम सम करेंगे वो 0 आएगा हमको। ठीक, तो ये हमको 0 मिलेगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो Q देते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे देते हैं। जैसे सिस्टम का टेम्परेचर TC होता है जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर TH होता है। ठीक, तो हमने जैसे सराउंडिंग से दिया तो सराउंडिंग का जो इंट्रॉपी चेंज होगा वो -Q/TH होगा, लेकिन जो सिस्टम का होगा वो Q/TC होगा। तो जो टोटल एंट्रोपी है ये दोनों का सम होगा, Q बाहर आ जाएगा, हाँ, 1/TC - 1/TH होगा। ठीक, तो डेल्टा एस जो टोटल होगा ये Q होगा और TH - TC डिवाइडेड बाई TH इंटू TC, मतलब TH इज ग्रेटर देन TC। तो उस हमेशा जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है सिस्टम से। ठीक है, यूनिवर्स में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो वहाँ पर डेल्टा एस जो टोटल है वो ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं क्लैपेरॉन क्लैसियस इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसको बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन, जबकि जो इंटीग्रल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्लैसियस इक्वेशन। तो सपोज हमारे पास कोई सॉलिड है, वो A से B में जा रहा है, ठीक है, जो कि लिक्विड है। ठीक, तो अगर वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में है तो उसमें क्या हो रहा है कि फेज चेंज, मतलब सॉलिड से लिक्विड है, फेज चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा सिस्टम, मतलब उसके गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंजेस है वो 0 होगा। क्लियर है इतनी बात। तो हम गिव्स फ्री एनर्जी का जो है डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं VdP - SdT। क्लियर है, तो अगर हम A के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, DGA क्या हो जाएगा, VA DP - SADT, जबकि B के लिए ये हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि GA और GB दोनों इक्वल होंगे, तो DGA और DGB भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये हमको एक रिलेशन मिल के आया dP/dt, यहाँ से हमने डिवाइड करके निकाला तो ये Q/T डेल्टा भी मिल रहा है। हाँ, तो मतलब ये DS/डेल्टा भी मिला था तो S की जगह Q/T रख दिया। ठीक है, तो ये मिलकर हमको क्लैपेरॉन इक्वेशन dP/dt इज इक्वल टू Q/T VB - VA। ठीक है, तो सपोज अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल में लिक्विड से वेपर के फेज में जा रहे हैं, ठीक,
तो अब लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होगा कंपेयर टू वेपर, तो हम वहाँ पर हम लिक्विड के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे केवल गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को ही कंसीडर करते हैं, Vg को। और जो गैस है उसको हम आइडियल मान रहे हैं, तो PV इक्वल टू RT लगा रहे हैं वहाँ पर, तो Vg इक्वल टू RT बाई P लिख रहे हैं। तो ये हमने RT बाई P कर दिया। देन उसके बाद हमने P को इस साइड भेज दिया, DT को इधर भेज दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और ये dp बाई पी कर दिया, लिमिट रख दिया, P1 से P2 जा रहा है और यहाँ पर T1 से T2 जा रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमें इंटीग्रल फॉर्म मिल गया। ln P2 बाई P1 इजक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। इसको बोलते हैं क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, आप यहाँ से देखो, ये जब हमने यहाँ पर ये रखा था, इंटीग्रेट किया, अगर ये हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा ln P इजक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई R और माइनस 1 बाई टी, ठीक है। तो ये सिंपली प्लस C मिलेगा अगर हम लिमिट नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें ln P वर्सेस 1 बाई टी, तो ये आप डिक्रीज करता हुआ हमें स्ट्रेट लाइन देगा और इसका जो स्लोप होगा वो माइनस डेल्टा एच बाई R होगा। तो कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये क्या होता है? तो सिंपल आपको जो है डी का फॉर्मूला रखना है आपको, VdP माइनस एस डी टी। उसके बाद आपको इसको एट कांस्टेंट प्रेशर पे ले लेना है, तो ये माइनस एस डी टी मिल जाएगा हमको। फिर हमें dt को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस एस मिल जाएगा। फिर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है A से B में, तो सपोज B के लिए SB हो जाएगा और A के लिए SA हो जाएगा। देन हम ये निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा G बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट P इक्वल टू माइनस डेल्टा S। फिर हमने वही नॉर्मल इक्वेशन रखा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और इस पर हमने पुट कर दिया, तो ये हमको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन में आप थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि ये जो डेल्टा जी मिला है इसको आप पहले टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास सिंपल इक्वेशन, इसको टी से डिवाइड कर दो तो डेल्टा एच बाई टी मिल जाएगा, यहाँ माइनस डेल्टा एस मिल जाएगा केवल। फिर उसको डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो ये माइनस डेल्टा एच बाई टी स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा फॉर्म भी है एक डी डी टी 1 बाई टी, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, हाँ, डी डी टी 1 बाई टी। तो 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन नीचे आपको नीचे रखना है, ऊपर को सिंपली डी रखना है, ठीक। तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी कर देंगे आप, फिर ये टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर डी टी ये मिलेगा, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ से माइनस टी स्क्वायर डी टी की वैल्यू यहाँ पर आप उठा करके रख दोगे, डी डी टी ऑफ 1 बाई टी। तो ये फाइनली आपको डेल्टा एच के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है कि फॉर ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन द एंट्रोपी इज जीरो, मतलब S इक्वल टू के ln W। मतलब जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका केवल ओनली वन अरेंजमेंट होगा, जो W होता है ये नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होता है जिसमें कोई मॉलिक्यूल अरेंज हो सकता है, या नंबर ऑफ उसके पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं। तो अगर फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एक ही अरेंजमेंट होगा, तो इसलिए जो है एंट्रोपी उसका जीरो होता है, और ये S इक्वल टू के ln W होता है। अब रेजिडुअल एंट्रोपी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल ऐसा नहीं है कि जो कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन हो, देयर इज नो क्रिस्टल विच इज़ द परफेक्ट 100% एब्सोल्यूट, हाँ। तो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन देयर इज सम मतलब इम्परफेक्शन होता है ऑलवेज क्रिस्टल में, विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। इसको रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको 0 डिग्री केल्विन पे इसके दो अरेंजमेंट होते हैं, या तो ये CO फॉर्म में रहेगा या OC फॉर्म में रहेगा। तो W जो होता है ये 2 टू द पावर Na होता है। तो यहाँ पर हमने फाइनली इक्वेशन में रख दिया S इक्वल टू के ln W में, तो ये फाइनली सॉल्व होकर के आ गया R ln 2। क्लियर है ये? ठीक, अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। किरचॉफ इक्वेशन, ये क्या होता है? ये बताता है कि इंथैल्पी का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इंथैल्पी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि Cp बराबर क्या होता है, DH बाई dt एट कांस्टेंट P होता है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन हम जैसे बात किए कि A से B गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा,
तो डी डी टी ऑफ डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट पी इजल टू डेल्टा सी पी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। इधर डेल्टा एच है ही, इधर डी टी को इधर भेज दो, फिर इसके बाद T1 T0 से आप मतलब लिमिट रख के H1 H2 का लिमिट रख के आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं हम लोग कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द गैस फ्री एनर्जी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप जैसे ये इक्वेशन याद रखो, डी जी इजक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो एट कांस्टेंट पी पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा माइनस एस, और एट कांस्टेंट टी पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पहला, देखो अब अगर एट कांस्टेंट पी पे है तो डेल्टा जी बाई डेल्टा टी इजक्वल टू माइनस एस आ रहा है। तो आप जानते हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है, हाँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा अमाउंट में कम होगा क्योंकि निगेटिव साइन है, ठीक है, निगेटिव साइन है पहले से ही। तो गैस के मॉलिक्यूल का ऑलरेडी रैंडम होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जिसमें डिक्रीमेंट होगा स्लोप में वो आपका गैस के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि लिक्विड का क्या होगा कि गैस से कंपेयर में कम होगा और सॉलिड में बिल्कुल कम होगा। इतना चीज़ क्लियर है, ठीक है। ऐसी दूसरा इक्वेशन आइए, दूसरा इक्वेशन क्या होता है कि डी जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इजक्वल टू वी होता है। अब देखो अगर हम देखा जाए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पर उसका जैसे ही आप मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस फ्री एनर्जी मतलब जो स्लोप है सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट गैस में ही होगा, मतलब गैस के मॉलिक्यूल ही बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ज़्यादा है। तो जो स्लोप होगा सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में होगा, गैस में होगा, तो इसीलिए गैस हमेशा पॉजिटिव है। फिर ये क्या है, लिक्विड है, फिर ये क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड का सबसे कम होगा, लिक्विड होगा, फिर गैस होगा। क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ थर्मोडायनेमिक ऑफ ओपन सिस्टम मतलब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है, अगर कोई ओपन सिस्टम है आपका, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल है सपोज, हाँ, तो वो क्या होगा कि वो केमिकल पोटेंशियल का एक्सचेंज होगा या डिफरेंट प्रॉपर्टी का जो है सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में एक्सचेंज होगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है एक्स है और वो जो है डिफरेंट चीज़ों की फंक्शन होगी। क्या क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, जितने नंबर ऑफ कंपोजिशन है उसमें N1 N2 उन सब का जो है वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल चेंज करें, ठीक है, उस स्मॉल चेंज अगर हम उस प्रॉपर्टी में देखें तो डी एक्स इजक्वल टू क्या होगा कि वो पहले डी एक्स बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी एंड एन होगा, ठीक है। मतलब वो सारे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, डी एक्स बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी एंड एन, देन डी एक्स बाई डी एन वन, ठीक है। तो इस तरह से सारे प्रॉपर्टी पे, तो ये जो होता है ना डी एक्स बाई डी एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड देन N1 N2 NZ तक, इसको बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। किसी भी प्रॉपर्टी की पार्शियल प्रॉपर्टीज होती है ऑफ ith कंपोनेंट। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का हो सकता है, केमिकल पोटेंशियल का हो सकता है, एंट्रोपी का हो सकता है या वॉल्यूम का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केमिकल पोटेंशियल का। तो केमिकल पोटेंशियल सिंपल शब्दों में क्या होता है कि गैस फ्री एनर्जी पर मोल, ठीक है। तो आप देखो गैस फ्री एनर्जी ये है आपका डी जी बाई डी एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर N1 से NJ तक है, ठीक है। तो आप देखो डी जी क्या होगा कि डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी एंड टी, ये सिंपली आपको पता है, हाँ। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा कि जो ये वाला टर्म है ये जीरो हो जाएगा। तो सिंपल डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या डिपेंड करेगा, μ1 dN1 प्लस μ2 dN2, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो सिंपली आपको μ1 N1 μ2 N2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम टोटल डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन मिला है तो ये आपको क्या मिलेगा, डी जी इक्वल टू μ1 dN1 प्लस μ1 d
N1 d μ1। तो आप इसको और अगला वाला कंपोनेंट μ2 dN1 dN2 dN3 को एक साथ रखो, d μ2 इन सबको एक साथ रखो, तो आपको ये मिल जाएगा कि μ1 dN1 और इसकी वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे 0 होती है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा N1 dμ1 प्लस N2 dμ2 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं गिब्स डुहम इक्वेशन, समेशन ओवर Ni dμi इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फॉर बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम है तो उसमें सिंपल आपको N1 dμ1 प्लस N2 dμ2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये आप मतलब dμ1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस N2/N1 इंटू dμ2। ठीक है, तो इफ़ dμ1 इंक्रीज करेगा देन dμ2 निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल आपको देखना है कि केमिकल पोटेंशियल कैसे जो है टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। तो ये आप देख लो कि μi इक्वल टू होता है dGi/dNi एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये आपको मिलेगा d2G/dt इंटू dNi। तो आप इसको केमिकल पोटेंशियल के टर्म में इस तरह के समझ सकते हो। देन ये फाइनली आपको -s देगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको -s मिलेगा। हाँ, तो आप देखो म्यू और टी, तो वही जो आपका रिलेशन G और T में था सिंपल वही है। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगा, तो उसके केस में सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट होगा केमिकल पोटेंशियल के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो देखो गैस के केस में सबसे ज़्यादा डिक्रीज किया है। हाँ, जबकि लिक्विड में कम होगा कंपेयर टू गैस और सॉलिड में बिल्कुल कम होगा। क्लियर है? ऐसे ही वेरिएशन आप म्यू विद प्रेशर है, तो आप सिंपली म्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको VI देगा। और ये भी सेम है कि गैस के केस में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, तो वो गैस में मतलब उसका सबसे ज़्यादा होगा स्लोप। ठीक है, और लिक्विड में कम होगा, सॉलिड में सबसे कम होगा। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज, एंड आई होप यू मतलब आप सब लोग जो है सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।